अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबके लिए नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर के एपिसोड 10। मैं तो उसने धड़कते दिल से पूछा था। उसे एंजल का ये शिद्दत भरा अंदाज ही तो पसंद था जो वो उसके लिए अपनाता था। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर किसी और से निकाह कैसे कर सकती हो? एंजल का जवाब पढ़कर उसकी रूह तक सरशार हुई थी। मैमून की बातें वो भुला चुकी थी। और आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? उसने धड़कते दिल से पूछा और जवाब का इंतज़ार करने लगी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर तुम्हारा निकाह किसी और से कैसे होने दे सकता हूँ? जवाब एक पल की ताख़ीर से आया था, मगर ये जवाब पढ़कर मीनाम खिलखिला उठी थी। दिल और रूह में सरशारी उतरी थी तो वो हर गम भूल गई थी। मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का जब मैं आपकी बनूँगी, मीनाम ने हया आलूद मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा। और फिर वो दोनों अपनी आने वाली ज़िंदगी की प्लानिंग करने लगे। उसे जब होश आया तो वो बिस्तर में वैसे ही बेसुध हालत में पड़ी थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो तेज़ी से सीधी होकर बैठने लगी जब अचानक एकदम से उठने पर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। उसने सर पकड़कर खुद को संभालने में चंद पल लगाया और फिर सामने देखने लगी, जहाँ उसकी सास हाथ में उसका फ़ोन पकड़े कड़ी निगाहों से उसे देख रही थी। जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और था तो मेरे बेटे को अपनी अदाओं के जाल में क्यों फंसाया? मैं शुरू से जानती थी कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, लेकिन मेरा बेटा ही तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हुआ पड़ा था। और कितने यार हैं तुम्हारे, एक तो सामने आ गया है, अब और कौन है? तुम तो बदकिरदार थी ही, मगर अब हमारी इज्जत पर भी धब्बा लगा दोगी। उसकी सास ने नफरत से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा तो वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, मुझे नहीं पता। ये वो बोलती बोलती अचानक रो पड़ी कि उससे बात भी मुकम्मल नहीं हो पाई। दिल को जो धचका लगा सो लगा, मगर अब अपनी सास की नज़रों में मज़ीद गिरना उसकी ज़िंदगी को मज़ीद कठिन बनाने के मुतरादिफ था। ये फ़ोन अब से मेरे पास रहेगा, और ख़बरदार जो तुमने चोरी छुपे लैंडलाइन से अपने आशिक से बातें करने की कोशिश की तो टांगे और ज़ुबान काट कर बंद कमरे में बंद कर दूंगी तुम्हें। और आराम कर लिया हो तो जाकर दोपहर के खाने का इंतज़ाम करो। उन्होंने कड़े लहजे में कहा तो वो भीगे गाल साफ करते सर हिला गई और अपना नातवां वजूद लिए बाहर निकलकर आहिस्ता आहिस्ता किचन के जाने बढ़ गई, जहाँ उसे दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। उसका जहन उलझा हुआ था जो कुछ वो देख चुकी थी उसके बाद, जहाँ उसे अपनी ज़िंदगी मजाक और अपना आप बेवकूफ़ लगने लगा था, वहीं उसे खौफ भी आया था कि वो कौन था जो अब उसकी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत बनकर उसके पीछे पड़ गया था। आया अगर जो वो सोच रही थी अगर वो सच हो जाता तो वो क्या करती, कैसे ख़ुद को इस सब को फेस करने के लिए मजबूत करती। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि क्या वो इस हकीकत को कबूल कर सकती थी। यही सब सोचती हुई और अपने आप को जहनी अजियत देती हुई वो खाना बनाने लगी। खाना बनाकर उसे अपनी सास के लिए टेबल पर लगाया और उनके खाने के बाद खुद किचन में बैठकर ही खा लिया। और फिर बर्तन समेटने के बाद वो वापस अपने कमरे में आई और डायरी निकाली। ये खाली डायरी उसे उसी कमरे से अपने शौहर के सामान से मिली थी, और इस डायरी में उसने अपना यहाँ गुजरा हर तकलीफ दे दिन रकम किया था। 2 महीनों का एक एक दिन उसने इस डायरी में तहरीर किया था। हर वो काम जो उसने उस दिन किए होते और जितनी मार खाई होती, ज़िल्लत और ताने सहे होते, वो सब उसने इस डायरी में बिमा तारीख लिख रखा था। और कई लफ्ज़ ऐसे थे जो उसके आंसुओं से भरे थे और उनकी स्याही फैली हुई थी। वो सब कुछ सह लेती थी, किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, ना ही उसकी सुनने वाला उसका कोई गमख्वार यहाँ मौजूद था। तभी वो अपनी हर तकलीफ़ और हर गम इस डायरी के सीने पर उतार देती, जिससे उसका गम ख़त्म तो नहीं होता मगर कम ज़रूर हो जाता। जज्बा का फ़ोन आने पर वो कुछ उकताया सा बैठा हुआ था। वो हरगिज़ भी उसके घर नहीं जाना चाहता था, और वजह मीनाम थी, जिसने कल उसे थप्पड़ मारकर जलील किया था। उसकी मीनाम से चिढ़ और नफ़रत हर दर्जे बढ़ चुकी थी, इतनी कि अब वो ज़िंदगी में कभी उसका सामना नहीं करना चाहता था। मिल्हान को जज्बा ने यही कहा था कि वो सिर्फ मिल्हान को ही नहीं बल्कि अतीका, वलीद और आहद को भी इनवाइट कर रही है,
جس پر ملحان نے احد سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے پاس ابھی تک ایسا کوئی میسج نہیں آیا، جس پر ملحان کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ جزوہ صرف ملحان کو ہی انوائٹ کرنا چاہ رہی تھی، یقیناً اس سے مراسم بڑھانے کے لیے۔ اس کی محبت بھری نگاہوں کا پیام وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، جسے وہ بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیوں، اسے نہ تو جذبہ سے محبت تھی، نہ ہی وہ اس کے ٹائپ کی تھی۔ رات کا وقت ہو رہا تھا اور جذبہ نے اسے ڈنر پر بلایا تھا۔ احد کو اس نے راستے سے ساتھ لیا تھا کیونکہ وہ اکیلا وہاں جا کر جذبہ کے دل میں کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راستے میں اس نے گلابوں کا ایک بوکے خرید لیا تھا۔ جذبہ اسے دیکھ کر بےحد خوش ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ احد کو دیکھ کر اس کی خوشی مان پڑی تھی، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ اندر آ کر اس نے ملحان کو سب سے ملوایا تھا۔ وہاب مغل اسے دیکھ کر خوش بھی ہوئے تھے اور حیران بھی، جبکہ میمون بھی اچھے طریقے سے اس سے ملا تھا۔ منام البتہ بعد میں آئی تھی اور بنا ملحان سے مخاطب ہوئے وہ احد کو سلام کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ ملحان نے بتایا تھا کہ تم نے عتیقہ اور ولید کو بھی انوائٹ کیا تھا، وہ نہیں آئے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی احد نے پوچھا۔ نہیں، وہ دراصل ان کی ڈنر ڈیٹ تھی، اس لیے۔ جذبہ نے گڑبڑا کر بہانہ بنایا۔ مگر میری ولید سے بھی بات ہوئی، وہ تو گھر پر ہی ڈنر کر رہا ہے۔ احد نے معصومیت سے بتایا تو جذبہ نے دانت پیسے۔ اس نے شاید اپنا ارادہ بدل دیا ہو، جذبہ نے بظاہر مسکرا کر کہا تھا، جس پر احد کے ہونٹ او شیپ میں سکڑے تھے۔ ملحان نے تنبیہ نگاہوں سے احد کو دیکھا تو وہ شرافت سے سر ہلاتا کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تو نہ صرف ہمارے بزنس ٹرمز ہیں بلکہ تم میری بیٹی کے بہت اچھے دوست بھی ہو، تو آتے جاتے رہا کرو ملحان بیٹا، وہاب مغل نے کہا تو وہ بمشکل مسکرایا۔ جی انکل۔ اس نے انہیں جواب دے کر ایک نظر منام کو دیکھا جو یوں سر جھکائے کھانے میں مشغول تھی جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ملحان سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میمون نے ملحان کی یہ حرکت نوٹ کی تھی مگر پھر نظر انداز کر گیا۔ اس کے منام سے گھر واپس آنے کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس دوران اس نے وہاب صاحب سے بات کر لی تھی کہ وہ جلد از جلد منام سے ان کی شادی کی بات کریں کہ وہ مزید دیر کر کے اسے کھونا نہیں چاہتا۔ لیکن بدلے میں آج ہی انہوں نے میمون کو بتایا تھا کہ اسے ایک میٹنگ کے سلسلے میں 2 مہینوں کے لیے بیرون ملک جانا ہوگا، اور انہوں نے میمون کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے واپس آنے تک منام کو نہ صرف راضی کر لیں گے بلکہ شادی کی تاریخ بھی فکس کر لیں گے، جس پر میمون خوشی خوشی جانے کو راضی ہو گیا تھا۔ کچھ دیر اور بیٹھو ہمارے ساتھ بیٹا۔ منام کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو وہاب صاحب نے کہا، نہیں تایا جان، میں اب جا کر پڑھائی کروں گی۔ منام نے نرمی سے کہا اور مڑنا چاہا جب کھٹکے کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ ملحان کا ہاتھ بے دھیانی میں جوس کے گلاس سے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے آدھا جوس نیچے اور آدھا اس کی پینٹ پر گر گیا تھا، اور اب وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا زوئی؟ جاؤ بیٹا ملحان کو باتھ روم دکھا دو، شیما بیگم نے کہا تو جذبہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ ارے تم کیوں زحمت کرو گی؟ منام جا رہی ہے تو جاتے ہوئے ملحان کو باتھ روم تک چھوڑ دے گی، کیوں منام؟ احد نے شرارت سے ملحان کو دیکھ کر کہتے ہوئے منام کو مخاطب کیا تو وہ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے گڑبڑاتی ہوئی سر اس بات میں ہلا گئی۔ جاؤ بیٹا، وہاب صاحب نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا منام کے تعاقب میں پڑ گیا جو ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی تھی۔ جذبہ نے تل ملا کر احد کو گھورا تھا جو اب میمون سے باتیں کرنا شروع ہو چکا تھا، جبکہ میمون کا دھیان ملحان اور منام میں اٹکا ہوا تھا کہ کہیں ایک بار پھر سے ان کے درمیان کوئی جھڑپ نہ شروع ہو جائے، اور ابھی تو وہ ان کے درمیان ہوئے کل والے جھگڑے سے بھی انجان تھا۔ ملحان منام کی پشت کو گھور رہا تھا جو اس کے آگے کے چل رہی تھی۔ اپنے پشت پر منام کو ملحان کی تپتی نگاہوں کا احساس بخوبی ہو رہا تھا، لیکن وہ بنا پلٹے ماتھے پر بل لیے گھسیٹ گیسٹ روم میں آئی تھی۔ آپ اس باتھ روم کو استعمال کر سکتے ہیں، منام کمرے میں داخل ہو کر باتھ روم کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، اور پھر کمرے سے باہر جانے لگی جب اچانک ملحان نے اسے بازو سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے دروازے کے قریب دیوار سے لگایا اور خود اس کے ارد گرد دونوں ہاتھ دیوار پر جماتے اس پر جھکایا۔ منام کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیلیں، چہرہ طیش کے مارے بے حد سرخ ہو چکا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ملحان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں خود کو صرف انسان ہی سمجھتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم انسان ہو ہی نہیں، جسے عزت راس ہی نہیں ہے، منام نے تلخی سے کہتے ہوئے اس کے بازو اپنے ارد گرد سے ہٹا کر باہر نکلنا چاہا جب ملحان نے اب کی بار اس کا بازو دبوچ کر اسے قریب کیا، اتنا کہ منام اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی وہ اپنا سانس تک روک گئی۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تمہاری اس حرکت کے لیے میں تمہیں معاف کر دیا تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ تم نے ملحان بیگ کو تھپڑ مارا ہے اور اس کا بدلہ میں تم سے لے کر رہوں گا۔
मिल्हान ने इश्तियाल भरे लहजे में कहा। न जाने क्यों उसे मिनाम से इस कदर नफरत हो गई थी, हालांकि बात इतनी बड़ी बिल्कुल नहीं थी। कैसे बदला लोगे मुझसे? मुझे अगवा करोगे, फिर ज़बरदस्ती निकाह करोगे? निकाह के बाद अपना सो कॉल्ड हक जताने के चक्कर में मेरी नुस्वानियत को ठेस पहुंचाकर अपनी आना को तस्कीन पहुंचाओगे? मुझे सबकी नज़रों में बदकिरदार साबित करके मुझे अजियत दोगे? या फिर मेरा शौहर बनकर जाहिर मर्दों की तरह मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद करोगे? मिनाम जलते लहजे में सवाल पर सवाल करती चली गई, जिस पर मिल्हान दंग रह गया। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था जैसा वो पूछ रही थी। क्या वो उसे इतना गिरा हुआ समझती थी कि उसके बारे में ऐसी राय काम कर रही थी? तुम ही तो बदला बदला कर रहे थे, और लड़के आजकल लड़कियों से इसी तरह बदला तो लेते हैं। अपने अंदर से उठती आवाज़ पर वो शशद्दर रह गया। अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा कुछ करके तुम मुझे तकलीफ़ पहुंचा सकते हो तो सोच है तुम्हारी। अगर तुमने मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, याद रखना। मिनाम ने अपने बाजू को एक झटके से उसे छुड़ाते हुए जताते लहजे में कहा। वो कौन? उसने उलझ कर पूछा। वो जो मुझे बेइंतहा चाहता है कि मेरे लिए मर भी सकता है और मार भी सकता है, और उसे तुम्हारी जान लेने पर ज़रा भी अफसोस नहीं होगा। अब हटो रास्ते से। मुझे तुम जैसे कमज़र्फ और नीच सोच रखने वाले के मुंह लगने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मिनाम ने हक़ारत भरे लहजे में कहा तो उसका चेहरा तौहीन के एहसास से तमतमा उठा। आया बड़ा बदला लेने वाला। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहती तेज़ी से उसे रास्ते से हटाकर बाहर निकल गई, जबकि वो भी बिना कुछ कहे सुरख चेहरा लिए बाहर के जाने पड़ गया। सॉरी, हमें जाना होगा, कुछ अहम काम आ गया है, मिल्हान ने डाइनिंग रूम में आकर कहा तो आहत ने बगौर उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैमून ने पूछा। जी सब खैरियत है, बस कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए अभी निकलना ज़रूरी है। मिल्हान ने आंखों ही आंखों में आहत को उठने का इशारा किया तो वो भी नैपकिन से अपना मुंह थपथपाता उठ खड़ा हुआ, और फिर कुछ ही देर में वो दोनों सबको खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद वहाब साहब मिल्हान और उसके घर वालों के बारे में बात करने लगे। उनके लहजे में मिल्हान के लिए सताइश थी, जिस पर जज्बा बेहद खुश थी कि उसके घर वालों को भी मिल्हान पसंद था। शीमा बेगम से भी वहाब साहब नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे, क्योंकि शीमा बेगम उससे माफ़ी मांग चुकी थी और उन्होंने भी माफ़ कर दिया था। कार मिल्हान ड्राइव कर रहा था, जबकि आहा सामने विंड स्क्रीन के पास झांकता गाहे बगाहे मिल्हान बेग पर भी नज़र डाल रहा था, जिसके होंठ बीछे हुए थे और माथे पर बेतहाशा बल पड़े हुए थे। तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, आहन ने संजीदगी से कहा। हाँ क्या? मिल्हान ने चौंक कर पूछा। उसे आहत की बात का मतलब समझ में नहीं आया था। मतलब कि जो बात तेरे दिल और दिमाग में चल रही है वो मुझे बता दे और अपना दिल हल्का कर ले, नहीं तो उस बात को छुपाने के चक्कर में तेरे पेट में दर्द हो जाएगा। आहत ने अब की बार शरारती लहजे में अपनी बात की वजाहत की तो मिल्हान ने गहरा सांस भरा। ऐसा कुछ नहीं है। मिल्हान ने बात टालनी चाहिए। अब क्या मुझसे भी बातें छुपाएगा तू? मैं जानता हूँ कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, आहत ने जैसे बुरा मना कर कहा। बताता हूँ, ज़्यादा सेंटी मत हो, मिल्हान ने खशमगीन निगाहों से उसे देखकर कहते मिनाम के साथ हुई 2 मुलाकातों का अहवाल आहत को सुना दिया, जिसे वो दम सादे हैरत में मुब्तला होकर सुनता रहा। तूने एक लड़की से बदतमीज़ी की मिल्हान? आई कांट बिलीव कि तू भी किसी लड़की के साथ मिसबिहेव कर सकता है। आहत की इतनी हैरानी पर मिल्हान झुंझलाया। मैंने क्या मिसबिहेव किया? गलती उसकी थी, मगर अपनी गलती मानने के बजाय उसने मुझे थप्पड़ मारा। मिल्हान बेग को तुझे लगता है कि मैं उसे ऐसे छोड़ दूंगा? मिल्हान ने नखबत से कहकर सर झटका। वो जानबूझकर तुझसे नहीं टकराई होगी, और जैसे कि तूने बताया कि वो पहले से रो रही थी तो शायद तुम्हें देख ना पाई हो। ऐसे टकराना कोई बड़ी बात तो नहीं है कि तुम उससे कैरेक्टरलेस कहो। बेहद मासूम और अच्छी लड़की है वो, और उसकी जगह कोई भी लड़की होती जिसे तुम बिना जाने कैरेक्टरलेस कहते तो वो तुम्हें थप्पड़ ही मारती, फूलों के हार नहीं पहनाती। और जहाँ तक रही आज की बात, तो झगड़े की पहल तुम्हारी तरफ से हुई है। जिस मिल्हान को मैं जानता हूँ वो बिलावजह किसी से भी नहीं उलझता, ना ही छोटी मोटी बातों को अपनी अलग का मसला बनाता है। फिर क्यों तुम खुद से ही मिनाम से उलझ पड़े, और उसे करेक्टरलेस कहकर आज लोफरों की तरह उसके साथ मिसबिहेव करके तुम उससे कौन सा बदला लेना चाहते हो और कैसे? जो सवाल उसने किए वही मैं भी कर लेता हूँ। बताओ, कैसे लोगे उससे बदला? ज़बरदस्ती अगवा के बाद निकाह करके, या निकाह के बाद उससे ज़बरदस्ती अपने हुकूक लेकर? आहल तल्ख लहजे में बोलने पर आया तो बोलता चला गया, जबकि मिल्हान जो लब भी जिसकी लान तान सुन रहा था उसकी आखिर बात पर चटक उठा। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसे लगी आपको ये एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔